इंसान कितना पत्थर दिल होता है। नफरत में सब कुछ भुलाकर सिर्फ दुश्मनी निभाना याद रखता है। मैं आपको अपना गुनाह, अपना जुर्म बताना चाहती हूँ। मैं मरने की दुआ करती तो हूँ, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आती। मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतारने जा रही हूँ। वह बोझ जो मेरी जिंदगी में हर दुख, हर परेशानी से बड़ा है। कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको उसके बाद ही मालूम होगा कि मेरी जिंदगी मुझ पर ही क्यों बोझ बन गई है। मेरा नाम कृतिका है। मैंने एक बहुत बड़े घराने में जन्म लिया था। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी शादी भी एक ऐसे खानदान में हुई जिनके पास दौलत भी और इज्जत भी हमसे ज्यादा थी। मेरे 6 बेटे थे। ससुराल में भी मेरी बहुत इज्जत थी। मेरी सास मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखती थी। मुझे अपने बच्चों में माहिर सबसे प्यारा लगता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे पति ने उसे काम के सिलसिले में जर्मनी बुला लिया। मैं माहिर की जुदाई से बहुत दुखी थी, लेकिन ये मेरे बेटे के आने वाले कल का सवाल था। इस बार जब माहिर सर्दियों में जर्मनी से वापस आया तो बहुत खुश और बहुत निखरा निखरा सा नजर आ रहा था, लेकिन कभी कभी बेचैन और बोलता बोलता खामोश हो जाता था। अजीब बात ये थी, इस बार वे अपने बाप के कहने पर भी जर्मनी वापस जाने के मूड में नहीं लग रहा था। मैं उस दिन धूप में बैठी हुई थी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। मेरे पास मेरी नौकरानी आई और आहिस्ता से मेरे कानों में कहने लगी कि मालकिन, माहिर साहब जी का किरण के साथ चक्कर चल रहा है। ये बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में रूह ही न हो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमीनी, अगर और बकवास की तो मैं तेरी जबान काट दूंगी। मैं उसे गालियां दे रही थी और वे सर झुकाए खामोश खड़ी थी। मेरे मन में लाखों सवाल आए। उसे अपने सामने खड़ा देखने के बाद मुझे और भी गुस्सा आ गया। बेहया, तू मेरे सामने से चले क्यों नहीं जाती? मेरे इन अल्फाज के जवाब में उसने आहिस्ता से कहा, मालकिन ये सच है। मुझे इसकी इस बात पर और भी गुस्सा आ गया। जी कर रहा था कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। मैंने उससे कहा कि यहाँ से अभी के अभी दफा हो जा। किरण का बाप हमारे घर में एक नौकर था और उसकी माँ हमारे घर में सफाई वगैरह करने के लिए आ जाती थी। किरण अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। किरण खूबसूरत थी, गंदमी रंगत, लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होठ और गाल पर एक छोटा सा तिल। किरण की किस्मत की एक खराबी ये थी कि वो एक गरीब नौकर की बेटी थी और दूसरी खराबी मेरे बेटे माहिर के दिमाग में थी, जो एक नौकरानी की शादीशुदा बेटी का दीवाना हो गया था। मुझे अपने बेटे की अकल पर हैरानी हो रही थी कि वे एक नौकरानी की शादीशुदा बेटी का दीवाना हो गया था। किरण के माँ बाप ने उसकी आग लगाने वाली खूबसूरती के डर से अपने मोहल्ले में ही किसी बीमार बूढ़े से शादी करवा दी। मुझे याद है, जब वे शादी के बाद आई थी तो मैंने उसकी माँ से कहा था कि इसके लिए तुम्हें बीमार बूढ़ा ही मिला था क्या? जवाब में माँ की बजाय किरण ने कहा, मालकिन वे बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। कुछ दिनों के बाद दोपहर के वक्त मेरा बेटा माहिर किरण का हाथ पकड़े मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अम्मा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैंने किरण से शादी करने का फैसला किया है। मैंने इसके बूढ़े पति से बात कर ली है। बच्चा होने के बाद वे इसे छोड़ देगा, फिर ये कुछ दिन यहीं रहेगी, फिर मैं इससे शादी कर लूँगा। आप इसे अपने साथ रखें और किसी से इस बारे में कुछ मत कहना। किसी और को अभी इस बात की खबर नहीं है। मैं शादी के बाद इसे अपने साथ जर्मनी ले जाऊंगा। इसके बाद मैंने किरण की तरफ देखा, वह खामोश खड़ी थी। इन सब बातों के बीच में उसने एक बार भी अपनी नजर ऊपर नहीं उठाई थी। माहिर प्यार से बोला, माँ, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेगी? माहिर ने बड़ी मोहब्बत और उम्मीद भरे लहजे में सवाल किया। उसे मेरे हालात का अंदाजा नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। माहिर मेरी बात सुनकर खिल उठा था। उसने झुककर मेरे हाथ चूमे और किरण से कहा, अब तुम हर वक्त अम्मा के साथ रहना, ये तुम्हारा ऐसे ख्याल रखेगी जैसे मेरा ख्याल रखती है। ये कहकर वे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने किरण के बालों को पकड़कर झटका और कहा, बदतमीज, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? बेगैरत, तू कैसी औरत है?
वे तकलीफ की वजह से कराहने लगी और रोते हुए बोली, मालकिन ये सब आपके बेटे का कसूर है। मैंने तो कभी अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। आप लोग बड़े लोग हो, आप लोग जो चाहो कर सकते हो। माहिर साहब ने मेरे पति से जबरदस्ती करके मुझे छोड़ने को कहा। मैंने उन्हें बताया भी था कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मगर उन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं भला क्या कर सकती थी। किरण की बातों से साफ जाहिर था कि उसे अपने पति से बहुत प्यार है। इस बात पर भी मुझे अपने बेटे की गलती का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा ये मुझे उलझा रही है। मैंने उसे झटकते हुए कहा, चल बेगैरत, मैं तुझे फिर देख लूंगी। मैंने उससे बराबर वाले कमरे में जाने को कहा। फिर मैं माहिर के पास गई और माहिर से कहने लगी, बेटा मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। उस वक्त मैं तुम्हें उस 2 टके की नौकरानी के सामने कुछ नहीं कह सकी थी, मगर इतना तो सोच, अगर तुम्हारे बाप और भाइयों को पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे। माहिर कहने लगा, माँ बड़े भाइयों से मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। सब मेरी खुशी में खुश है। सिर्फ पापा को नहीं पता है। उन्हें भी मैं जर्मनी जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है पापा को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वे बेगैरत औरत माँ बनने वाली है। माहिर बोला, मुझे सब पता है। मैं बच्चा पैदा होने के बाद ही उसके साथ शादी करूँगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। माँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज आप भी मान जाइए। मैंने कहा, तुमने भाइयों के सहारे पर इतना बड़ा कदम उठाया है और वे बदनसीब किरण अपने पति के लिए आंसू बहा रही है। अम्मा वे ठीक हो जाएगी। उस बेचारी ने तो अभी देखा ही क्या है। मैं उसे इतनी खुशियाँ दूंगा कि वे सब कुछ भुला देगी। माहिर मेरे दोनों हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ। मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। उस वक्त मैं अपने बेटे से हार गई थी और किरण को अपने साथ रखने की हाँ भर ली थी। और वैसे भी माहिर के 5 भाई उसके साथ थे। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा माहिर जर्मनी चला गया और किरण मेरे साथ रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बाकी बेटे किरण का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे वे वाकई उनकी भाभी हो। मेरी बहुएं भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर मैं हर वक्त उससे जलती और उसे घूरती रहती थी। किरण को तकलीफ देने और उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। एक रात मेरी बहू ने मेरे कमरे में आकर बताया कि किरण की तबीयत खराब है। मैंने नफरत से कहा, जहर दे दो उसे। वह बोली, अम्मा आप इससे इस कदर नफरत क्यों करती है? इस सारे मामले में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। वे बेचारी इन हालात में फंस गई है। वैसे भी माहिर हम सबको प्यारा है, इसीलिए हम किरण का ख्याल रखते हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी माहिर के खातिर उसे अपनी बहू स्वीकार कर ले। ये कहकर मेरी बड़ी बहू चली गई और मैं सोचने लगी, मैं किसी भी हालत में उस बेगैरत औरत को अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। मैं रोजाना किरण को अपने कमरे में बुलाती और उसे बहुत बातें सुनाती। वह रोती हुई चुपचाप सब सुन लेती। मैं उसे घर से निकाल भी नहीं सकती थी क्योंकि सबकी उस पर नजरें थी। मुझे उससे इतनी नफरत हो गई थी कि मैं अब उसे जान से मार देना चाहती थी। उससे नफरत की एक वजह ये भी थी कि मैं अपने बेटे माहिर के लिए अपनी दोस्त की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी और किरण के होते हुए माहिर कभी भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब ये किरण की एक और बदकिस्मती थी कि जब उसे 8वां महीना लगा तो मेरा बाप ये दुनिया छोड़कर चला गया। मुझे वहाँ जाना पड़ा। बाकी सब लोग 40वीं के बाद वापस आ गए, मगर मैं गांव में ही रही। किरण भी मेरे साथ थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वे काफी तकलीफ में थी। उस वक्त मैंने अपनी खास नौकरानी की मदद से किरण को ऐसी दवाई पिला दी जिसकी वजह से वे 2-3 दिन तक सोती रही। अपनी चाल के मुताबिक मैंने उस दिन दोपहर को सारे गांव में ये खबर फैला दी कि किरण बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी और मर गई। किरण के माँ बाप को बुलाया गया। वे भी बेचारे रोते हुए आ गए। किरण के पास बैठी औरतों ने महसूस किया कि ये लड़की जिंदा है, मगर डर से खामोश रही। जब अर्थी उठाकर ले जा रहे थे तो किसी ने पंडित जी के कानों में ये बात डाल दी कि ये लड़की जिंदा है। पंडित जी ने मुझे पर्दे की ओट में आकर कहा कि शायद ये औरत जिंदा है। इस औरत को मैं जिंदा जलाकर इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता।
मैंने उस पंडित से कहा, इस औरत के चाल चलन खराब है। इस औरत ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। ये पत्नी किसी और की है और उसका बच्चा इसके पेट में है। पंडित जी आप बताइए, ऐसी बदकार औरत का यही अंजाम होना चाहिए या नहीं? ये सुनकर पंडित जी ने मेरी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। फिर मैंने कहा, अगर ये औरत जिंदा रही तो मेरे खानदान की बेइज्जती होगी और मेरा बेटा ऐसा होने नहीं देगा और फिर ये बेहयाई सारे गांव में फैल जाएगी। पंडित जी मेरी बातों और आंखों के जाल में फंस चुके थे। मैंने उनको कुछ रकम भी दी थी। फिर उन्होंने किरण को जिंदा जला दिया। माहिर को जब किरण के बारे में उसके भाइयों ने बताया तो माहिर फौरन जर्मनी से वापस आ गया। जर्मनी से आते ही वे पागलों की तरह रोने लगा। मेरी बड़ी बहू मुझे शक की निगाहों से घूरती रहती थी। कुछ दिनों बाद माहिर जर्मनी वापस चला गया और फिर वापस नहीं आया। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी नौकरानी अंजलि के जरिए माहिर और मेरे सब घर वालों को मेरे गुनाह का पता चल गया है, मगर किरण के घर वालों को किसी ने कुछ नहीं बताया था कि किरण के साथ क्या हुआ था। आज मेरी जान से ज्यादा प्यारा मेरा बेटा माहिर मुझसे मिलना तक पसंद नहीं करता। मेरे पति के चले जाने के बाद मेरे बड़े बेटे के अलावा सब गांव छोड़कर बाहर देशों में चले गए। मेरा बड़ा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ सौतेले जैसा सलूक करते थे। वो मुझको किचन में नहीं जाने देती थी। नौकरानी से कहती थी कि इन पर नजर रखो, इसे जहर खिलाने का तजुर्बा है। माहिर सबका लाडला था। अब मेरे इस गंदे काम की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे बड़े बेटे की औलाद नहीं है और मेरी बड़ी बहू का कहना है कि ये इस बूढ़ी औरत को साथ रखने की सजा है, इसीलिए मैं बेऔलाद हूँ। मैं देखने में तंदुरुस्त थी मगर किसी भी कमरे में नहीं सो सकती थी क्योंकि खुले आसमान तले भी मेरा दम घुटता था। नींद के इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती थी। इन सब बातों को 30 साल बीत चुके हैं। पिछले 4 सालों से मैं अस्पताल में हूँ। मुझे जल्द का कैंसर हो गया है। मेरे जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं जो मेरे गोश्त को नोच नोच कर खाते हैं। डॉक्टर उस जगह दवाई लगा देते तो वहाँ से खत्म होकर दूसरी जगह निकल आते हैं। मैं मौत का इंतजार कर रही हूँ मगर मौत भी नहीं आ रही है। मुझसे कोई भी मिलने नहीं आता। शायद ये मेरी सजा थी। मैं रोती रहती और भगवान से माफी मांगती रहती, लेकिन इस गुनाह की कोई माफी नहीं थी। दोस्तों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहती हूँ। बाज आ जाओ इस तरह किसी पर जुल्म करने से। अगर कोई किसी पर मेरी तरह जुल्म कर रहा है तो भगवान से डरो क्योंकि उसकी लाठी बेआवाज है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।